तो बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जहां पर उनका एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने इस वीडियो में बैठक से निकलने के बाद, सर्वदलीय बैठक जो हुई थी सरकार की तरफ से संसद भवन में, उससे निकलने के बाद में कैसा बयान दिया है जिसकी बेहद तारीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर सरकार के साथ खड़े रहते हुए कई सारी अहम बातें कही हैं। न सिर्फ उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यहां पर सरकार की आलोचना की कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई और उसे लेकर उसका जिक्र किया, बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे कानूनी पहलू गिनवाते हुए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन का जिक्र करते हुए कई सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जिसका जवाब भारत को देना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ओवैसी ने, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब भी उस मामले पर खुलकर बोलते हुए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सुनाया था और हिंदुओं के साथ अपनी एकजुटता का ऐलान तब उन्होंने किया था। लेकिन अब सर्वदलीय बैठक के खत्म होने के बाद जब ओवैसी बाहर निकले तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद उनके शब्दों में सुनिए। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, तो एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो कहीं रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है।
اور ورلڈ بینک اس کا انٹرلوکیٹر ہے، تو اس پر ہم نے کہا کہ اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سرکار جو بھی ایکشن لے گی ہمارے دیش کے تمام لوگوں کو ان کی جان اور مال کو بچانے کے لیے، خاص طور سے اس بزدلانہ وحشیانہ دہشت گرد حملے کے بعد ہم اس کی تائید کریں گے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا نیشنل مفاد ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔